हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 22 ऑफ जेई एडवांस प्रॉब्लम्स। हम 100 डेज की सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चार बहुत ही प्यारे पैसेजेस देखने वाले हैं। तो 12-13 सवाल होंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, चार अच्छे पैसेज। फटाफट से अपन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हमसे आज क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला कॉम्प्रिहेंशन जो है अपने पास इसके केस के अंदर, ये सर्कल्स की फैमिली पर बेस्ड है और सर्कल्स की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार इसे रिविजिट करते रहते हैं। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए और बी, और उसके अलावा एक सर्कल दे रखा है ना। इस सर्कल का सेंटर आप निकाल सकते हैं 2,3 जैसे आ रहा है, और आप इसका यहाँ पर रेडियस भी निकाल सकते हैं √g² + f² - c से। और ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है वो कॉर्ड इन विच सर्कल सी कट्स द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो ये सर्कल सी एक ऐसे सर्कल्स की फैमिली को कट कर रहा है जो ए और बी से पास करती है। उनकी जो कॉमन कॉर्ड है उसकी हमें किस पॉइंट से गुजरेगी, वो सारी कॉर्ड्स हमें बताना है। कॉन्करेंट मतलब जहां से वो पास होती है। तो उसके लिए हमें पहले फैमिली एस बनानी पड़ेगी, वो फैमिली जो x1 y1 x2 y2 से पास होती है। तो जिनको नहीं पता, तो थ्योरी का ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि अगर x1 y1 और x2 y2 ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं और इनसे पास होने वाली फैमिली ऑफ सर्कल्स आपको निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल पहले बना लो डायमेट्रिक फॉर्म के अंदर, है ना, और ये आपका एस हो जाएगा। और एक लाइन निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्म से, ये आपकी लाइन एल हो जाएगी। और फिर हम एस प्लस लेमडा एल लगाकर अगर इसे जीरो कर दें तो ये वो फैमिली ऑफ सर्कल्स बन जाएगी जो ए और बी से पास करती है। तो सबसे पहले डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल लिखते हैं। तो सर्कल आ जाएगा हमारे पास x - x1, साथ में आ जाएगा x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। ब्रैकेट अपन एक्सपेंड कर देंगे तो ये बन जाएगा x² y² -9x -12y, और 18 और 35 ऐड कर देंगे तो 53 आ जाएगा। ये हो गया सर्कल। लाइन निकालने के लिए हमें यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो 7 - 5 अपॉन में आ जाएगा 3 - 6 बराबर y - 5 अपॉन x - 6। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x - 12 आ जाएगा -3y +15 के बराबर। तो लाइन बन जाएगी 2x + 3y - 27 = 0। तो अब अगर अपन इसे कंबाइन कर दे तो हमारी फैमिली जो यहाँ पर ये बोल रहे फैमिली एस, ये आ जाएगी एस प्लस लेमडा एल से, यानी कि सर्कल की इक्वेशन x² y² -9x -12y +53, और साथ में इसके साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस में लेमडा टाइम्स 2x + 3y माइनस में 27 = 0। अब अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इस तरह से कट करते हैं तो इनकी कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए अपन S1 - S2 जीरो कर देते हैं, इसको रेडिकल एक्सिस भी बोलते हैं। तो दोनों के सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमें ये सर्कल S जो इस फैमिली का है और इस सर्कल C की कॉर्ड निकालनी है, तो अपन इन दोनों को यहाँ पर कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² y² कट जाएंगे, -4x -9x में से हटाएंगे तो ये आ जाएगा -5x, -6y को -12y में से हटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 6y, -3 को 53 में से हटाएंगे तो 56, और प्लस में आ गया लैम्डा। तो ये आपको कॉर्ड मिल गई है, और ये कॉर्ड एक फैमिली ऑफ कॉर्ड से आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग कॉर्ड्स मिलेगी। तो अब ये स्ट्रेट लाइन की फैमिली ऑफ लाइंस हो गई बेटा। ये आपकी L1 है और ये लाइन आपकी L2 है। तो ये एक तरह से L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 हमारे पास ऐसा हो गया। तो अगर हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है कि भाई कहाँ से ये पास कर रहा है, तो उसके केस के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। यानी ये लाइन L1 और लाइन L2, इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे। उसका जो पॉइंट हमारे पास निकल कर आएगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो जाएगा सारी कॉर्ड्स का, जो फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए और बी और सर्कल सी की कॉर्ड्स जहां से जाती है। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स और लाइंस दोनों इसमें आ गए, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि इस फैमिली जो भी आपने निकाली, इसके उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जो सर्कल सी के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो अभी अपन ने यहाँ पर सर्कल निकाला है, सर्कल की इक्वेशन निकाली है, अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग इक्वेशंस आएंगी। तो जैसे अभी हम इसको साथ में ले लेते हैं, तो ये x² y² है, यहाँ से 2 लेमडा x आएगा और इधर से -9 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कोफिशिएंट एक साथ ले रहा हूँ, है ना। फिर यहाँ से जैसे 3 लेमडा आएगा और माइनस का 12y हो गया, तो ये भी साथ है ना।
और प्लस में 53 माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। तो हर एक लैम्डा के लिए अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे, बट आपको ऐसा सर्कल चाहिए जो क्या करना चाहिए, सी की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करना चाहिए। अब सरकमफेरेंस कब बाइसेक्ट होगी बेटा, जब जो सर्कल है, मान लो फैमिली ऑफ सर्कल आया, ये इस तरह से कट करके चला जाए, मतलब जहां भी इसने कट किया है सर्कल सी को, ये डायामीटर के एंड पॉइंट से। और नोट करने वाली बात ये है कि अगर ये डायामीटर के एंड पॉइंट से है, तो इसकी जो कॉमन कॉर्ड अपन निकालेंगे, वो कॉमन कॉर्ड सी के सेंटर यानी 2,3 से पास होनी चाहिए। तो जब फैमिली ऑफ सर्कल का सर्कल सी वाले सर्कल को कट करके जाएगा डायमेट्रिक एंड पॉइंट से, उसी केस में उसके दो सेमी सर्कल में बराबर टुकड़े होंगे, सरकमफ्रेंस बाइसेक्ट होगी। और ऐसी सिचुएशन में जो दोनों की कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन अपन ने यहाँ पर निकाली भी थी, ये सी के सर्कल के सेंटर से पास करनी चाहिए। यानी अब आप इसमें 2,3 पुट करके लैम्डा निकाल सकते हो। तो पुट करते बेटा, 2,3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, इधर आएगा -10 -18 प्लस 56, तो ये बन जाएगा 28। और फिर लेमडा के अंदर 2,3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस 9 माइनस 27। तो यहाँ से अब अगर इसे जीरो करेंगे आप, तो लेमडा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये सर्कल निकालने के लिए आप लेमडा यहाँ पे हर जगह किसके बराबर रख देंगे, 2 के बराबर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बाइसेक्टिंग द सरकमफ्रेंस वाली चीज भी हमें पता होनी चाहिए। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, हालांकि लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं है यहाँ, तो मैं 2 की जगह इधर एंड कर देता हूँ। तो बोल रहा है कि ओ अगर कोई ओरिजिन है और पी जो है वो सेंटर है सर्कल सी का, तो पी वही सर्कल का सेंटर है जो अपन ने यहाँ निकाला था 2,3। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर अपन दो पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं ए और बी, यहाँ से अपन टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल सी पे, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए एंड बी टू सी। तो आपने यहाँ से कोई टेंजेंट डाला, मान लो ए एक्स, और यहाँ से टेंजेंट डाला बी वाई, तो आपको निकालना है कि भाई ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर क्या होगा। दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, इसलिए हम मॉड लगा दें। तो ए एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ये 90 होता है। तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास ए पी स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। इसी तरह मान लो आपको बी वाई का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर भी आप पाइथागोरस लगा दोगे। बी वाई के स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास बी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सर्कल्स का पहला कॉम्प्रीहेंशन था आज का। और नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पर हम यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रोटेटेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर की बात करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं, फिर इस पैसेज के हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, उस पर अपन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके केस के अंदर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर 4 दे रखा है। तो लास्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसके टेंजेंट्स और नॉर्मल भी डिराइव किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर पहले डे 21 जरूर देखें। तो हमने कहा था इस पे कोई भी अगर पॉइंट है तो ये होता है सी टी कॉमा सी बाई टी, सी स्क्वायर 4 है तो सी 2 है, तो इस पे कोई भी पॉइंट आ गया तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन हाइपरबोला, तो ये पी ले लिया हमने, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। तो ये टेंजेंट आ जाता है एक्स बाई टी प्लस वाई टी, और ये किसके बराबर होता है 2c के, तो 2 इंटू सी आ जाएगा 4। तो ये कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे। तो अपन अगर ए पॉइंट निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, y को जीरो कर देंगे, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा 4t कॉमा जीरो। फिर अगर हमें यहाँ पे b पॉइंट निकालना है तो अपन x को जीरो कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 कॉमा 4/t। ओरिजिन हमें पता है, ओरिजिन होता है 0 कॉमा 0, और p पॉइंट जहां से आपने बनाया था ये टेंजेंट, वो p पॉइंट आपके पास था 2t कॉमा 2/t। अब अगर अपन इसकी बात करें तो ये बोल रहा है E1 E2 एसेंट्रिसिटी है उन कोनिक्स की जो कि लोकस है सरकम सेंटर का और सेंट्रोइड का OAB के लिए। तो OAB के लिए सेंट्रोइड का लोकस निकालोगे, एक कोनिक आएगा। फिर OAB के लिए सरकम सेंटर का भी आप लोकस निकालोगे, सेंट्रोइड का भी, दो अलग अलग कोनिक आएंगे, उनकी एसेंट्रिसिटीज निकालनी। तो सबसे पहले OAB का सेंट्रोइड निकालते हैं। तो मान लो ये H है और K है, तो सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो 0 प्लस 0 प्लस 4t/3, और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी 0 प्लस 0 प्लस 4/t अपॉन 3। अब t एलिमिनेट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, तो एच के, और एच के की वैल्यू आई थिंक हमारे पास 16/9 आ गई। तो वापस एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आ गया जिसकी एसेंट्रिसिटी होती है √2। तो E1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 के बराबर। E2 के लिए सरकम सेंटर चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि सरकम सेंटर की अगर अपन इसके केस के अंदर बात कर रहे हैं,
तो रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर आपको सरकम सेंटर चाहिए तो आप 0,4/t और 40,0 का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो वहां से ऐसा आ जाएगा, फिर से एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसे। तो फिर से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, इनफैक्ट वही आ गया जो स्टार्टिंग में था। तो दोनों की एसेंट्रिसिटी √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये 2 आ जाएगा। अच्छा, एरिया भी चाहिए डेल्टा इस ट्राइंगल का, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 40 इंटू 4/t, इसकी वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अच्छा, सेकंड चीज में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं। अगर कोई भी दो कर्व्स के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो या तो आप कॉमन नॉर्मल ले सकते हैं, दोनों का कॉमन नॉर्मल जहां भी कट करेंगे उसके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है, या फिर क्योंकि नॉर्मल सेम है तो टेंजेंट जब आप बनाएंगे तो टेंजेंट पैरेलल हो जाते हैं। तो या तो दो कर्व जिनके बीच में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो, या तो कॉमन नॉर्मल ले सकते हो या फिर आप पैरेलल टेंजेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है जो हाइपरबोला दे रखा है और जो लाइन दे रखी है इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि लाइन सिंपल है, हमें लाइन का स्लोप भी पता है, तो अपन यहाँ पर पैरेलल टेंजेंट ले लेते हैं। तो हाइपरबोला का एक ऐसा टेंजेंट ले लेते हैं जो लाइन के पैरेलल है और फिर जो डिस्टेंस होगी उसके बीच में वो शॉर्टेस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लाइन देखोगे जो आपको दे रखी है, तो इसका स्लोप जो आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, -2 के बराबर। अब हमारा जो टेंजेंट है वो है x/t प्लस y t बराबर 4। तो हम चाहते हैं कि इसका स्लोप भी किसके बराबर आए, -2 के बराबर। तो अगर हम यहाँ स्लोप निकालेंगे तो -1/t² -2 आ रहा है, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो t की दो वैल्यू आएगी, एक √2 आ जाएगी और एक √2 के अलावा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, सॉरी, t² 1/2 है, तो एक t की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, एक -1/√2। तो अगर अपन यहाँ पे 1/√2 रखें तो ये बन जाएगा √2x प्लस y/√2 बराबर 4, और एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 4√2 0 आ जाएगा। और अगर t को -1/√2 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो अब दो लाइंस आई है, दो टेंजेंट आए हैं जो इस लाइन के पैरेलल हैं, तो दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे इस लाइन से, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो आंसर होगा। तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। तो एक बार इसमें डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार दूसरे वाले के अंदर भी डिस्टेंस निकालेंगे, तो आप देख सकते हो ये वाला रिजल्ट छोटा आ रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 4√2 माइनस 4/√5। क्वेश्चन 300 बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पोलर फॉर्म रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला है कि ये जो लाइन दे रखी है ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है कहीं आर पे। तो अगर अपन यहाँ पे लाइन देखें, लाइन थी 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, अगर आप y 0 कर दोगे तो 2,0। और अब यहाँ से बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइन बनाई है, वो लाइन जो हाइपरबोला को क्या कर रही है, कट कर रही है ना। ये तो पॉइंट आर है, हाइपरबोला को कहाँ पे कट कर रही है, हाइपरबोला को दो पॉइंट पे कट कर रही है, एस और टी पे। तो आर इंटू एस और आर इंटू टी का प्रोडक्ट क्या होगा। तो मान लो आर एस बराबर है R1 और आर टी बराबर है R2, तो आपसे R1 इंटू R2 का प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू पूछी। तो कभी भी अगर किसी एक पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पे दूसरा पॉइंट लेना होता है तो हम पोलर फॉर्म लेते हैं। तो मान लो जैसे इस लाइन का एंगल थीटा डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आप क्या लिखते हो, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा, है ना। x1 यहाँ पे 2 है और r का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y माइनस y1 बाय साइन थीटा बराबर r। तो यहाँ से कोई भी पॉइंट अगर अपन इस लाइन पे लें थीटा डायरेक्शन में 2,0 से r डिस्टेंस की दूरी पर, तो वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा r cos थीटा प्लस 2 r sin थीटा। और क्योंकि अब ये हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट अपन उठाकर किसके अंदर पुट कर सकते हैं, हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जो है xy बराबर 4। तो अपन यहाँ पर xy बराबर 4 में इसको रख देंगे। तो xy बराबर 4 में रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 2r साइन थीटा, 4 को एक तरफ ले लो, -4 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पुट करने पर यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे R1 और R2, क्योंकि दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दो डिस्टेंसेस हैं। तो R1 R2 मतलब c/a, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, 4 अपॉन या -4 अपॉन डिस्टेंस में अपन मॉड ले लेते हैं cos थीटा sin थीटा। और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है मिनिमम, मतलब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके लिए आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 2 cos थीटा sin थीटा आ जाएगा।
जिसको साइन टू थीटा लिख सकते हैं। और अगर ये मिनिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो आंसर 8/1 यानी 8 आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट में, इसे प्लीज ध्यान रखें। इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स वाई बराबर 4 पे पी पे आपने टेंजेंट नॉर्मल लिखे, तो ये भी लास्ट लेक्चर में 21st डे में हमने रिवाइज किया था, तो प्लीज आप उस पे जाएं अगर आपको टेंजेंट नॉर्मल लिखना नहीं आता है। तो एक्स बाई टी प्लस वाई टी बराबर 2c, ये इसका टेंजेंट आया था, है ना। और एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी और बराबर में सी टी की पावर 4 माइनस सी, ये जो आया था अपने पास ये नॉर्मल आया था। तो अब देख लेते हैं ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहे हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल एक्स एक्सिस को कर रहे हैं कट अल्फा 1 अल्फा 2 पे, और बीटा 1 बीटा 2 पे कर रहे हैं वाई एक्सिस को कट। प्रोडक्ट का सम पूछा है, तो इसमें पहले आप y को जीरो कर दो, तो ये आएगा 4t, 0। फिर आप यहाँ पे y को जीरो कर दो, तो ये आ जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 2/t³ 0, है ना। थोड़ा सा यहाँ वापस लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है। 2t की पावर 4 माइनस 2/t³, 0। फिर आप इधर बीटा 1 बीटा 2 में आ जाओ, तो यहाँ पर आप पहले x को जीरो कर दो, तो 0,4/t, उधर भी आप x को जीरो कर दोगे, तो 0,2t की पावर 4 -2/-t। क्योंकि डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करते वक्त मॉड ले सकते हैं, तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 8, और ऊपर टी से टी कट कर देते हैं, तो 8t की पावर 4 माइनस 8/t², ऐसा बनेगा। और दूसरा वाला जब नॉर्मल को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पर भी आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि माइनस साइन है, तो 8t की पावर 4 माइनस 8/-t²। तो आई थिंक इन्होंने मॉड लिया नहीं है, ये डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो इंटरसेप्ट में मॉड नहीं लेते, तो आप इस मॉड को हटा सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं बेटा, तो सम 0 हो जाएगा। तो फिर से मैं बोलूंगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैरामेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं, टेंजेंट नॉर्मल लिखना आना, ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट के अंदर सर्कल्स पे आ रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा सर्कल्स के कॉन्सेप्ट और ज्योमेट्री सिमिलैरिटी इनका भी यूज करने वाले हैं, तो आप पढ़ के एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। 3 सर्कल दे रखे हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो लाइन L1 और L2 इनके दो टेंजेंट है। L2 लाइन को सर्कल C1D पे टच कर रहा है, सर्कल C2E पे टच कर रहा है, और ये सर्कल C3 है, ठीक है, ये F पे टच कर रहा है। इन तीनों का रेडियस है R1 R2 R3। अब सबसे पहले तो इन्होंने R1 R2 R3 में रिलेशन पूछा है, DE की आपसे लेंथ पूछी है, और उसके अलावा लास्ट वाले में PD की भी आपसे यहाँ पे लेंथ पूछी है। तो अपन तीनों निकालेंगे, आप भी खुद से ट्राई करें जरूर, है ना, ये हो सकता है सवाल आपसे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जैसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये अपन ने डे 21 में बात करी थी, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, सर्कल जिन दो टेंजेंट को टच करते हैं। तो खैर फिलहाल हम उसको यूज नहीं कर रहे, फिलहाल अगर अपन यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लें तो ये सारे 90 डिग्री बनाएंगे, ये बात आई थिंक हमें सबको पता है। तो इसका रेडियस हमें पता है कि भाई ये R1 है, ये वाला R2 है, और तीसरा वाला R3 है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला एंगल सेम है, तो आप सिमिलैरिटी से सोच सकते हैं, या मैं साइन थीटा से सोच रहा हूँ। तो अगर आप साइन थीटा इधर से निकालेंगे, तो साइन थीटा आएगा R1/PC1, ये साइन थीटा है। अगर आप अगला ट्राइंगल लेंगे ये वाला, तो साइन थीटा आ जाएगा R2/PC2, और साइन थीटा सबसे बड़े ट्राइंगल में लेंगे, ट्राइंगल PC3F में, तो यहाँ आ जाएगा R3/PC3। ये तीनों बराबर है, तो इनको भी मैं K मान लेता हूँ साइन थीटा को। तो R1 की जो वैल्यू आ रही है, वो आ रही है PC1 इंटू K के बराबर, तो PC1 इंटू K हो जाएगा। इसी तरह R2 की वैल्यू आ रही है अपने पास PC2 इंटू K के बराबर, और R3 की वैल्यू आ रही है PC3 इंटू K। अब PC1 PC2 PC3 का मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, सेकंड में से फर्स्ट को हटा दो, तो R2 माइनस R1 K बाहर आ जाएगा। अगर आप PC2 वाली लेंथ में से PC1 की लेंथ सब्ट्रैक्ट कर लोगे बेटा, तो C1 C2 बचेगा, और जो C1 C2 आपके पास बचेगा, जब आप PC2 में से PC1 हटाओगे, तो जो आपके पास C1 C2 बचेगा, ये दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो कि R1 प्लस R2 के बराबर होता है। इसका मतलब हमारे पास ये आ गया कि यार R2 माइनस R1 बराबर R2 प्लस R1 इंटू K के बराबर है। ऐसे अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास R3 माइनस R2, ये PC3 माइनस PC2, यानी C2 C3 के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, जो R3 प्लस R2 है। क्योंकि हमें K नहीं चाहिए, तो इनको अपन डिवाइड कर देंगे, तो K चला जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे आराम से इसको नीचे ले आएंगे, R2 माइनस R1 के नीचे R2 प्लस R1, और R3 माइनस R2 के नीचे
R3 + R2, ये हमारा रिलेशन बन गया है। और डायरेक्टली अगर आपको आंसर चाहिए बिना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, तो आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से देख सकते हो कि R2/R1 की जो वैल्यू है ये R3/R2 के बराबर होगी, यानी ये तीनों रेडियस जीपी में होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री या सिमिलैरिटी पता होनी चाहिए, और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सर्कल्स टच करते हैं तो क्या होता है, और उसके अलावा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आना चाहिए, तो ये जीपी में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, ये डीई की लेंथ है। तो अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा तो बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया बेटा आपने, कि जो डीई है ये सर्कल C1 और C2 का बीच का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर अपन दो सर्कल के बीच के निकालते हैं लेंथ, तो ये होता है C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का स्क्वायर। अब क्योंकि C1 C2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो C1 C2 हमने भी देखा था ये R1 + R2 के बराबर होगा। इसमें से आप R1 - R2 का होल स्क्वायर हटा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा इसके केस में सब्ट्रैक्ट करने पे 4R1R2 स्क्वायर रूट के अंदर, जिसमें से आप 2 बाहर ले सकते हैं। फाइनली लास्ट चीज पर आ जाते हैं, जिसमें आपको पीडी की लेंथ निकालनी है। तो पीडी की लेंथ के लिए मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, इन ट्राइंगल को रिविजिट करूंगा। इस बार मुझे पीडी चाहिए, तो इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पीडी को x मान लेता हूँ। और डीई अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डीई है 2√R1R2। तो मैं इस बार tan थीटा बनाऊंगा पहले ट्राइंगल में, तो R1/PD जो आएगा ये tan थीटा के बराबर आ जाएगा। सेकेंड ट्राइंगल के अंदर बनाएंगे तो R2/PE आएगा, P से लेकर E तक की दूरी, P से लेकर E तक की दूरी में एक PD है और एक उसके साथ आपके पास DE है। तो बस सिंपली अपन ने दोनों का tan थीटा बराबर कर दिया। अब आप यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वहां से आप देखेंगे ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो कल भी बोला था मैंने डे 21 में, आज भी बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री जो होगी वो सर्कल्स के हमेशा साथ चलेगी, और कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन के अंदर आप ज्योमेट्री या ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो लास्ट पैसेज पर आ गए। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो अपन इसको चेंज कर देते हैं। तो ये x² - -x² - y² +1 कुछ ऐसा होना चाहिए। इसके अगर अपन यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इन टोटल आपके पास चार लाइन्स आ रही है। एक लाइन आपके पास आएगी x बराबर 1, एक लाइन आएगी आपके पास x बराबर -1, एक आएगी y बराबर 1 और y बराबर -1। तो एक स्क्वायर यहाँ पर बनने वाला है, चार वर्टेक्स होंगे जिसके एक 1, 1, एक -1, 1, एक -1, और एक 1, -1। 305, 6 में हालांकि कोऑर्डिनेट्स का यूज नहीं है, 7 में है, वो मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। आप मुझे उसका आंसर बताएंगे कमेंट्स में आपका क्या आया है। 305 और 6 के लिए क्या करना है उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है कि ये स्क्वायर बन गया आपका, है ना, ABCD। तो मान लो ये आपका A, B, C और D है। तो बोल रहा है कि एक पॉइंट P आपको लेना है इस प्लेन में, जो भी 2D प्लेन होगा कहीं भी स्क्वायर के अंदर बार, इस तरह से लेना है कि जो ट्राइंगल PAB बने, PCD बने और PDA बने, ये तीनों ट्राइंगल्स की कम से कम दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब PAB, PCD, PDA ये तीनों ट्राइंगल आइसोसेलेस होनी चाहिए। इक्विलैटरल भी हो सकते हैं पर दो साइड तो बराबर होनी ही चाहिए। तो 305 में पूछ रहा है ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे P, ये बताओ। और 306 में बोल रहा है कि जब आप ऐसे सारे P लेके आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बना रहे हो, तो उनमें से कितने ट्राइंगल्स की तीन साइड इक्वल है। यानी जब आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओगे P को अलग अलग पोजीशन पे रख के, तो उनमें से कितने ट्राइंगल ऐसे निकलेंगे जो कि इक्विलैटरल होंगे। तो अब यहाँ पर अब आपको सोचना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं देखी होगी तीन पैसेज में, ये थोड़ा सा नया है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको 2-3 बार भी इसको वापस समझना पड़े और खुद से ट्राई करना पड़े। तो मैं आपको जितना सिंप्लीफाइड वर्जन वे में समझा सकता हूँ मैं ट्राई करूंगा वैसे समझाने की। जैसे मान लो ये आपका एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की आपको पता होता है बेटा सारी साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा ABCD है, तो हमें ये मतलब है कि भाई अगर हम कोई भी पॉइंट मान लो P ले रहे हैं, तो ट्राइंगल बनेगा PAB, है ना, तीन ट्राइंगल बोले क्वेश्चन में, PAB, PAD, PCD। तो उन तीनों ट्राइंगल में तीनों आइसोसेलेस होने चाहिए। तो अब मैं जब P को रख रहा हूं तो मेरी थिंकिंग क्या है मैं वो बता रहा हूँ, आप उसके बाद खुद से भी सोच सकते हो। तो मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा समझता हूँ कि अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हूँ तो दो साइड्स बराबर होती है। तो अगर मेरे को ये तीसरी साइड पता है तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि अगर दो पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लेते हो तो उस पर कोई भी पॉइंट लोगे उसकी दो से डिस्टेंस क्या होगी, बराबर। तो मैं सबसे पहले एक चीज तो मुझे डायरेक्टली दिख रही है कि क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल यहाँ सेंटर पे मीट करते हैं, तो अगर अपन सेंटर वाले पॉइंट को ही ले लें, ये वाला पॉइंट, तो अब आप यहाँ पर चाहे तो PAB लो
चाहे आप पीसीडी लो चाहे पीएडी लो, तीनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो आइसोसेलेस होंगे क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं और इक्वल है। तो एक पॉइंट तो हमें मिल जाएगा सेंटर इटसेल्फ। और इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे उसकी अपन बात करते हैं। तो मैं पहले स्क्वायर के बाहर वाले पॉइंट्स लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं ए बी और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ। जब मैं ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि दोनों का सेम होगा, स्क्वायर है, तो अगर मैं इस पे कोई भी पॉइंट लूंगा कहीं भी जहां भी मेरी इच्छा है, तो इसकी डिस्टेंस सी से डी से बराबर होगी और ए से और बी से भी बराबर होगी। तो पीसीडी और पीएबी बाय डिफॉल्ट आपके में, जैसे मान लो यहाँ मैंने पी ले लिया, तो ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस सी से डी से बराबर है तो पीसीडी आइसोसेलेस है, बी से ए से भी बराबर है तो पीएबी भी आइसोसेलेस है। पर एपीडी को भी बनाना पड़ेगा। अब ये एडी तो बेचारा यहाँ फंसा हुआ है, अब ये पॉइंट तो इधर है। तो इसके लिए मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पर इसके केस में जो एडी की लेंथ है, एडी की लेंथ किसके बराबर है, साइड एस के बराबर है। तो मैं उतना ही साइड एस जो होगा वो राइट साइड में ट्रेवल कर लूंगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जाकर भिड़ जाऊंगा। कोई ना कोई पॉइंट तो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे, कि भाई ये वाली डिस्टेंस अगर साइड एस है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, साइड एस। अब अगर आप इस पॉइंट पी को देखोगे, तो अब अगर आप यहाँ पर ट्राइंगल पीएडी की बात करोगे, तो पीएडी के अंदर आप देख सकते हो कि भाई पीडी की लेंथ पीए की लेंथ बराबर है। अगर आप यहाँ पर ट्राइंगल पीसीडी की बात करोगे तो आप देख सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था, तो पीसी की लेंथ और पीडी की लेंथ बराबर है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ उधर बना दिया, एक सेकेंड। इसी तरह अगर आप यहाँ पर ट्राइंगल की बात करोगे, ये वाला जो ट्राइंगल ऐसा बन रहा है आपका पी ए बी, तो यहाँ पी ए पी बी भी बराबर है। तो इस पी पॉइंट पे तीनों आइसोसेलेस है, तो एक पॉइंट इधर आ गया बाहर। सेम चीज आप यहाँ भी कर सकते हो, जैसे आपने इधर किया था, आप इधर भी एक पॉइंट ले सकते हो पी इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, सच दैट पी ए बराबर पी डी है। तो अभी भी अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था, तो पी ए बी भी आइसोसेलेस होगा। इसी तरह जो आपका पी सी डी बनने वाला है वो भी क्या होगा, आपका आइसोसेलेस। तो दो पॉइंट मुझे इधर मिल गए। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इसी केस के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब इस पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो पीएडी तो बन जाएगा। लेकिन अब मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इन दोनों को, है ना, पी ए बी और पीसीडी को दिक्कत नहीं हो, तो यही अप्रोच यहाँ यूज करेंगे कि जो साइड लेंथ ए बी है उतनी ही साइड लेंथ यहाँ पे चले जाएंगे, या यहाँ से भी जाओगे बात सेम ही बन रही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब अगर आप यहाँ पर पी ले लेते हो इसके केस के अंदर, तो अभी भी आप देख सकते हो पी ए बी जो होगा वो आपका कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस। पीसीडी भी आइसोसेलेस होगा क्योंकि पीसी बराबर पीडी है, और पीएडी तो होगा ही क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। सेम आप ये कर सकते हो कि भाई जो ए बी की लेंथ है वही लेंथ यहाँ पर ले लेते हैं, है ना, एक ऐसा पॉइंट पी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस होगी। अभी भी आपका ये जो बनेगा इसके केस के अंदर पी ए बी आइसोसेलेस होगा, पीसीडी भी आइसोसेलेस होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बन रहा है तो ये भी आइसोसेलेस होगा। तो चार पॉइंट बाहर मिल गए, एक सेंटर मिल गया। अब अंदर वाले चार पॉइंट और मिलेंगे, वो कौन सा, उसके लिए मैं आपको एक नए डायग्राम के अंदर समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। अभी तक ध्यान रहे कि 1+4 टोटल 5 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। तो अगर अपन अंदर वाले के लिए देखें, तो जैसे मान लो एक बार फिर से अपन यहाँ पे ट्राइंगल बना देते हैं। तो इधर आपके पास है ए बी सी और डी, और सारी साइड्स बराबर है। तो जैसे अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर बाहर बनाया था, वैसे अपन क्या कर सकते हैं, अंदर भी बना सकते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आपने पहले साइड एस ऐसे बाहर ली थी, अब बाहर नहीं लेकर आप साइड एस अंदर ले सकते हो। तो इसी बाइसेक्टर पर कहीं इस तरफ आएगा एक पॉइंट, और इसको अपन पी बोल देंगे। तो अब होगा क्या कि जब अपन ने इसको यहाँ पर पी ले लिया है, तो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो पीएबी या पीसीडी लोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस है ही, और क्योंकि ये लेंथ आपने साइड एस के बराबर ली है, तो अब इसके केस में पीएडी भी आइसोसेलेस हो जाएगा। सेम चीज आप डी से नहीं जाकर ए से भी जा सकते थे। तो अगर आप यहाँ से भी साइड डिस्टेंस एस लेंगे, तो अभी भी आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट पी आपने लिया है, पीसीडी भी आइसोसेलेस होगा, पीबी ए जो होगा ये भी आइसोसेलेस होगा, और क्योंकि आपने ये लेंथ बराबर ली है, ये दोनों लेंथ, तो आपका पीएडी भी आइसोसेलेस होगा। तो दो पॉइंट, एक ये और एक ये, दो पॉइंट आपको इसके बाइसेक्टर पे मिल जाएंगे। सेम तरीके से अगर आप एडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, तो क्योंकि पीएडी तो अब ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस हो ही जाएगा पी जब इस पे लेंगे। पर अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अब आप ए बी और सी डी से भी डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहते हैं, तो एक बार आप साइड एस जो है वो यहाँ पर चुन सकते हैं दोनों से, या फिर आप एक बार साइड एस जो होगी वो यहाँ पर चुन सकते हैं दोनों से। तो इसके केस के अंदर दो पॉइंट और, तो टोटल 9 पोजीशंस ऐसी आ जाएगी जहां पर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलेंगे, पीएबी, पीसीडी और पीएडी तीनों।
अब इसमें से इक्विलैटरल कितने हैं वो भी आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन देखें तो इक्विलैटरल देखना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं एक डिफरेंट कलर से शेड कर देता हूँ। जैसे ये वाली साइड्स बराबर थी एस और ये स्क्वायर की साइड है, तो ये भी एक इक्विलैटरल है। इसी तरह ये एस एस और एस इधर भी इक्विलैटरल होगा। इसी तरह यहाँ भी एस एस और एस, ये चार इक्विलैटरल यहाँ पर हमारे पास बाहर बन रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर चार इक्विलैटरल आपको अंदर मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये साइड एस है, ये भी एस है, तो ये एक इक्विलैटरल हो गया। इसी तरह से ये वाला जो होगा ये भी एक इक्विलैटरल हो जाएगा। एक इक्विलैटरल आपको साइड और साइड की हेल्प से यहाँ मिल जाएगा और एक इक्विलैटरल आपको यहाँ मिल जाएगा। तो टोटल 8 इक्विलैटरल और 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। अब इक्विलैटरल के लिए जो चार वर्टेक्स आए हैं, यहाँ पे इक्विलैटरल पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, अंदर भी पॉसिबल है। तो इनमें से इनके कोऑर्डिनेट निकाल कर आपको चेक करना है कि क्या कोई एबीसीडी से मैच कर रहा है जिसके लिए आइसोसेलेस हो जाए, इक्विलैटरल हो जाए। तो ये आप मुझे होमवर्क में बता सकते हैं। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे भी टाइम लगा है, खुद से फिगर बनाकर देखें कितना आइसोसेलेस इक्विलैटरल बना सकते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डे 3 था, ओवरऑल सीरीज का डे 22 था। उससे पहले कैलकुलस अलजेब्रा रिवाइज कर चुके हैं एडवांस के लिए, प्लेलिस्ट का और डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे रखा है, सारे पीडीएफ्स भी हैं, जाकर जरूर देखें। और उसके अलावा अब कल जब हम मिलेंगे तो हम इंटीजर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो कल 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के साथ मिलने वाले हैं डे 23 पे। तो फॉलो करते रहें, क्योंकि मेंस टू एडवांस दोनों के अंदर काम आएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप पहले से पुराने हैं तो प्लीज लाइक करें। कमेंट्स में आपके व्यूज लिख सकते हैं, बता सकते हैं कितने क्वेश्चन किए, और आपके जेई वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं डे 23 पे। ओके।